हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 13 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर या 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उसी पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला है महाकुंभ 2025। महाकुंभ 13 जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा है और 26 फरवरी तक 45 दिन तक ये चलेगा। और वैसे भी ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होता रहा है और इस बार जो उम्मीद है कि करीब 40 से 45 करोड़ या कुछ लोग तो कह रहे हैं 50 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे। और देखा जाए तो भारत और चीन को छोड़ दिया जाए तो इतनी किसी देश की आबादी नहीं है। तो ऐसे में हम पूरे इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निश्चित ही भारत और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। इसके कई सारे मायने हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा है कि वर्ष 2025 को जनरेशन बीटा, अल्फा बीटा होता है ना, जनरेशन बीटा का स्वागत करने वाला माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि 2025 से लेकर 2039 तक ये पीढ़ी रहेगी, जनरेशन रहेगी। जनरेशन आमतौर पे समाजशास्त्रियों ने एक ऐसे ग्रुप के रूप में कहा है, जैसे इसके पहले जो जनरेशन था 2010 से 2024 तक वो जनरेशन अल्फ़ा था, उसके पहले जनरेशन जेड था, उसके पहले जनरेशन एक्स था। तो ये वो जनरेशन होता है यानी जो अपने समय का एक ग्रुप में बांटा जाता है कि उसके आसपास की उपस्थिति, टेक्नोलॉजी, समाज व्यवस्था से वो जनरेशन प्रभावित होता है। ये क्यों चर्चा में रहा? वैसे तो न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी है। आनंद महिंद्रा जी हैं, प्रमुख उद्योगपति हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, उनके द्वारा अभी एक सोशल मीडिया पे और कह रहे हैं कि ये भारतीयों के लिए बड़ा सही जनरेशन आया है, जनरेशन बीटा, BETA। तो वो कह रहे हैं जनरेशन बेटा, और वो कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं जो सामाजिक हकीकत पे कि वो बालिकाओं की जो गिरता हुआ सेक्स रेशियो है। तो हम उस पहले वो नहीं पढ़ेंगे, और भी चीज़ों को हम समझेंगे। तीसरा है जेड मोड सुरंग। ये जम्मू कश्मीर में ये सुरंग का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। और ये जो श्रीनगर लेह आल वेदर मार्ग है, या आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर जो सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सरकार का, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और भी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसी के तहत जो कई सारे ऑल वेदर रोड बनाने में जो सुरंग पर जहाँ पे दर्रे हैं, बहुत जहाँ पे बर्फबारी के कारण दिक्कत आती है, वहाँ पे सुरंग बनाने की जो परियोजना, उसी के तहत ये एक सुरंग बनाया जा रहा है। और इसी के साथ एक उसी जिस रोड पे है उसी में एक जोजिला सुरंग भी है। उम्मीद है वो भी 2028 तक बनके तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जो है श्रीनगर से लेके लेह तक जो है ऑल वेदर रोड हो जाएगा, यानी कि सुरंग के जरिए आप हमेशा यात्रा कर सकते हैं, जो कि अभी बर्फबारी के कारण कट सा जाता है। ठीक है। तो इसके कई सारे रणनीतिक महत्व हैं, उनको भी समझेंगे और फिर इन्हीं तीनों पर आधारित 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए पहले देखते हैं। देखिए, ये महाकुंभ 2025 का लोगो है और आज से 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और ये 26 फरवरी तक रहेगा, यानी आप कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि के बाद तक रहेगा, लगभग 45 दिन रहेगा। और इस दौरान जो सरकारी और अन्य अनुमान आ रहे हैं कि इस दौरान लगभग 40 से 45 करोड़, यानी एवरेज है कि 1 करोड़ लोग रोज आएंगे, और कुछ अनुमान वो 50 करोड़ तक भी कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 में जब अर्ध कुंभ लगा था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ के रूप में मनाया था, तो उसमें 25 करोड़ लोग आए थे। और इस बार जो 2025 का कुंभ है उसे महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां, जो ग्रह नक्षत्र गणना मुहूर्त बन रहे हैं, वह 144 साल बाद बना है। वैसे तो कुंभ हर जो है भारत के 4 जगहों पे होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में, मतलब हर जगह पे 4-4 साल पे, यानी 3-3 साल पे चारों जगह होता है। लेकिन प्रयागराज में 2013 में हुआ था, उसके पहले 2001 में हुआ था, ये 2025 का कुंभ है। लेकिन 144 साल बाद वो परिस्थितियां बन रही, उस ग्रह नक्षत्र उस तरह के बन रहे हैं जो अब की बार है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार संख्या और सालों से, यानी मतलब जो अनुमान है उससे ज़्यादा आने की उम्मीद है। और देखा जाए तो इतने बड़े पैमाने पे दुनिया में कहीं भी कोई भी गैदरिंग नहीं होती है। कुछ लोग धार्मिक कहेंगे, कुछ लोग शांतिपूर्ण कहेंगे, हम कह रहे हैं किसी भी तरह की गैदरिंग दुनिया में इससे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि इतने सारे लोग
केवल 2 ही देशों में मिल जाएंगे जहां पे एक साथ है, बाकी तो है ही नहीं। भारत और चीन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में किसी भी देश की आबादी इतनी नहीं है जितनी लोग वहां पे 40-45 दिन के अंदर इकट्ठा होंगे। और इसके कई सारे सांस्कृतिक पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है, धार्मिक पहलू है, वैश्विक स्तर पे जो है एकता और विविधता, भारत के स्तर पे एकता और विविधता का पहलू है, साथ साथ इसके आर्थिक पहलू भी है। क्योंकि सरकार खुद अनुमान लगा रही है और विशेषज्ञ भी अनुमान लगा रहे हैं कि 40 करोड़ लोग अगर 5 से 10 हज़ार के बीच में भी खर्चा करेंगे तो ये भारत की अर्थव्यवस्था में 1% से ज़्यादा की वृद्धि दर कर सकती है। और यूपी की अर्थव्यवस्था में तो ये 6 से 8% तक का वृद्धि, मतलब अगर देखा जाए तो ये खर्च हो जाता है। और ऐसे में यह भारत की विकास दर, जो अभी थोड़ी विकास दर थोड़ी सुस्त पड़ी है, उसको एक आप कह सकते हो ना जोर का झटका देने के लिए ये कुंभ उपयोग हो सकता है आर्थिक दृष्टि से। तो आइए पूरे इसके हम पहलू को धीरे धीरे करके एक एक करके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्तमान का जो ऐसे कुंभ है उसे महाकुंभ कहा जा रहा है। उसके लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की है उनका 2 है। एक की वो कहते हैं कि पिछला जो अर्ध कुंभ था उसको उन्होंने कुंभ के रूप में मनाया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि एक मठ के भी मठाधीश हैं, आप कह सकते हो सर्वेसर्वा हैं, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनका खुद का उनका कहना है कि जो है कुंभ माने घड़ा आधा क्या होता है, घड़ा भरा होता है, तो वो कुंभ था और ये महाकुंभ है। और इस तरह से वो उत्तर प्रदेश सरकार इसे महाकुंभ 2025 के रूप में जो है ले चला रही है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आयोजनों में से भी एक है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह भव्य उत्सव करोड़ों तीर्थयात्रियों, साधुओं और पर्यटकों को भारत के इस पवित्र स्थल पर लाता है। 2025 का महाकुंभ जो मेला लग रहा है वो प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। और प्रयागराज में संगम नगरी है, संगम तट पे है, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। और माना जाता है कि सरस्वती जो है अदृश्य रूप से यहाँ पे संगम करती हैं, यानी त्रिवेणी जिसे बोला जाता है, गंगा यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के मिलन का ये स्थल है। और यह स्थल गहरा धार्मिक महत्व रखता है। इस तरह के विशाल आध्यात्मिक समागम के लिए आदर्श स्थान जो है कहीं न कहीं संगम जो है वो बनाता है महाकुंभ के आयोजन का। अगर इसके बारे में देखें तो इसके बारे में पैमाने के स्तर पे, चाहे इसका आयोजन अगर देखा जाए, लोग बता रहे हैं कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, जितना कि शायद दुनिया में कोई नहीं आता है। लेकिन इसकी हिंदू पौराणिक जो है परंपराओं में भी बहुत महत्व है। और कहा जाता है कि ये परंपरा में भी इसकी गहरी जड़ें हैं। और इस आयोजन की जो उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पे जो घड़ा निकला था, एक अमृत निकला था, वो घड़े के साथ निकला था। और वही घड़ा जो है पवित्र जो है प्रतीक है कुंभ का। कलश जो कुंभ का जो प्रतीक चिन्ह होता है कलश, वो उसी अमृत रूपी घड़े का ही वो प्रतीक है, जिस घड़े के अंदर अमृत भरा हुआ है। और माना जाता है कि उस घड़े को जब देवता लोग ले जा रहे थे तो 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी थी, जिसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। और उन्हीं 4 बूंदों के कारण उन्हीं 4 जगहों पे कुंभ जो है आयोजित किया जाता है। अगर इसके बारे में देखें 2025 का, तो सभी स्थानों पर ये 12 साल में हो रहा है। और ये 2025 का जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है वो विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि एक तो प्रयागराज का कुंभ हमेशा से सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि वो संगम पे है, त्रिवेणी के संगम पे है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। वैसे भी हर साल वहाँ माघ मेला लगता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, है ना। ओवरऑल तो करोड़ों के ऊपर निकल ही जाता है। ऐसे में प्रयागराज में संगम पे हो रहा है। और देखा जाए तो प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। और जिस समय ये हो रहा है 144 साल बाद इस तरह की मुहूर्त निकल रहा है, ऐसे में यहाँ पे उम्मीद ये है कि ये बहुत ही विशाल पैमाने पर यहाँ पे लोगों का समागम होगा। और यह समागम न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में होगा, बल्कि जीवन के बारे में, संस्कृति के बारे में, आस्था की स्थायी शक्ति के बारे में भी ये बताएगा। और ये अनूठा आयोजन धार्मिक सीमाओं से परे दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ने को लेकर भी प्रतिध्वनित होगा। कुंभ का प्रतीकात्मक अगर अर्थ देखें कि कुंभ से क्या क्या अर्थ निकलते हैं, अगर कुंभ के उससे देखा जाए तो यह प्रतीक है उस ब्रह्मांडीय महत्व से भरा हुआ कुंभ या पवित्र कलश। यह कलश प्रतीकात्मकता से भरा हुआ है, अपनी भौतिक रूपरेखा से परे जाकर मानव शरीर और आध्यात्मिक जागरण की खोज करता है। जैसे
कुंभ का बाहरी आवरण मिट्टी का होता है, लेकिन उसके अंदर अमृत भरा होता है। वो जिस तरह से उसमें निकला था, उसी तरह से ये एक प्रतीक भी बताता है कि मनुष्य भी है, बाह्य आवरण भौतिक रूप चाहे जो हो, अंदर उसकी आध्यात्मिकता या उसकी आत्मा जो है वो अमृत रूपी है। ये बात ये बताता है। उससे भी दर्शन कराने का जो है ये आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ उस दिव्यपात का प्रतीक है जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था, जिसमें अमृत नामक दिव्य तीव्र पेय था। और ये अद्वितीय जो है कहीं ना कहीं सम्मेलन है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषा और परंपराओं के धागे सहजता से आपस में मिलते हैं। अब जो 45 करोड़ लोग आएंगे, अब वो लोग ठीक है, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन उसमें दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उतने लोग तो किसी एक राज्य में हैं भी नहीं। देश में सिर्फ 2 ही, यानी भारत और चीन में ही होंगे। तो ऐसे में वहाँ पे जो लोग आएंगे ना, सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के नहीं, एक राज्य विशेष के नहीं, एक देश विशेष के नहीं, बल्कि दुनिया के अनेकों देशों के, और कई बार तो उसमें अनेक पंथ और परंपराओं के मानने वाले भी लोग आते हैं। कई बार तो जिज्ञासा के बत, कई बार तो देखने आते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है कि इतनी बड़ी पैमाने पर लोग वहाँ पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पे आते हैं, जो एक साथ स्नान करते हैं, वो परस्पर भाईचारा, प्रेम और कह सकते हो ना कि सद्भावना या समानता का जो भाव वो प्रतीक करता है। और ये एक जीवन सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो प्रार्थना, पारंपरिक गीत, सांस्कृतिक प्रदर्शन, लोग अलग अलग वेशभूषा, भाषा से आते हैं, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। और साथ ही साथ वैश्वीकरण के युग में महाकुंभ मेला एक वैश्विक तीर्थ यात्रा के रूप में भी विकसित हो गया है, और ये आत्मा की भी तीर्थ यात्रा है। देखिए, महाकुंभ के गहन आंतरिक अर्थ में उभरते हुए स्पष्ट हो जाता है कि यह समागम केवल एक जमावड़ा नहीं है, ये आंतरिक यात्रा है, ये आत्मा की एक खोज है, आत्मा का शुद्धिकरण है। जब वहाँ पे लोग जैसे वैसे देख के शायद आप लोग पढ़ रहे होगे तो नहीं समझ में आता है, मुझे भी नहीं समझ में आता था। जब आप वहाँ पे जाते हो ना, उस माहौल में जाते हो, वहाँ पे पहुँचते हो, वहाँ पे देखते हो, तो आपको वो अनुभव होता है एकत्व का, कि वहाँ पे अनुभव होता है एक आध्यात्मिकता का। वो पूरा माहौल ही, वो पूरा ऐसा जो संगम का जो कुंभ मेला क्षेत्र है, वहाँ पे पहुँचते ही आप जो है आप एक तरह से आध्यात्मिकता की स्थिति में पहुँचने लगते हैं। और यही बात ये कह रहा है कि आत्मा की तीर्थ यात्रा, और वो जो हेडिंग देखे थे ना, आत्मा और उसकी विकास की यात्रा, वो उत्तर प्रदेश सरकार का द्वारा जो महाकुंभ हो रहा है उसकी वो हेडिंग ही है, उसी के बारे में वो चीज़ें बताने की बात करता है। ज्योतिष गणना के अनुसार जो भी क्रम होता है, बृहस्पति अगर देखा जाए कि पूरा ज्योतिषी गणना पे होता है, क्योंकि हर 12 साल पे होता है। तो जब बृहस्पति ग्रह जो है कुंभ राशि में रहता है और बाकी सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ लगता है हरिद्वार में। जब बृहस्पति मेष राशि के चक्र में पहुंच जाता है और सूर्य और चंद्र मकर राशि में हो जाते हैं, तब कुंभ लगता है प्रयागराज में। हर 12 साल पे ऐसा होता है, और ये 12 साल बाद हो रहा है। और बृहस्पति जब सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट करते हैं, तब नासिक के गोदावरी में लगता है। और बृहस्पति के सिंह राशि में जो है प्रविष्ट होने से, और सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने से वहाँ पे लगता है, कहाँ पे? उज्जैन में। उसको सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये 4 कुंभ का आयोजन ज्योतिषी गणना के अनुसार पे होता है। अगर देखें ऐतिहासिक विकास यात्रा, तो ये आध्यात्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक भी है। हालांकि इसे एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पे कहा जाता है कि महाभारत में इसके उल्लेख मिलते हैं, और कुछ लोग तो ऋग्वेद में भी मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अपने भी पापों को धोने और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए पवित्र नदियों के स्नान करने का रस्म का उल्लेख है। हालांकि कुंभ का एज इट इज़ नहीं है, लेकिन हाँ स्नान का तो उल्लेख वहाँ पे भी मिलता है। ऐतिहासिक संदर्भ में माना जाता है कि 7वीं सदी में सबसे पहले रिकॉर्ड माना जाता है, जब चीनी यात्री वेनसांग आते हैं हर्षवर्धन के, सम्राट हर्ष के काल में, और वहाँ पे वो बताते हैं कि प्रयागराज में जो धार्मिक सभा होती है उसको वो भागी लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि वो कुंभ है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो माघ मेला है। लेकिन हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो ऑफिशियली वेबसाइट पे कही जा रही है। हम क्यों जाएंगे उसमें विवादों में पड़ने की कुंभ आध्यात्मिक है, धार्मिक है, जिनको अध्ययन करना है वो करें, ठीक है। लेकिन जो मान्यताएं हैं वो ये है। मध्यकाल के दौरान भी कुंभ मेले का महत्व बढ़ा, पैमाना बढ़ा, आधुनिक काल में भी बढ़ा। ब्रिटिश काल में इसमें और ज़्यादा लोग जुड़ने लगे। एक तो वहाँ पे जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के नेतृत्व था, उनको भी लगता था कि इसके जरिए जो है
राजनीतिक चेतना या सामाजिक चेतना या देश की राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे कई सारे जब लॉजिस्टिक आवागमन के साधन बढ़े तो उसके साथ वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग जुटने लगे। 2001 का कुंभ अगर देखा जाए तो 2001 का कुंभ एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस बार 7 करोड़ लोग जो है वहाँ पे आए थे। 21वीं सदी का कुंभ था और उसमें 7 करोड़ लोग जो है शामिल हुए थे। और 13 वाले में भी जो है 20-22 करोड़ लोग, 20 करोड़ के 18-20 करोड़ के लोग आसपास आए हुए थे। और जो अर्ध कुंभ हुआ था या जो कुंभ हुआ था 2019 में, उसमें 25 करोड़ लोग आए थे और इसमें उम्मीद है कि कम से कम 45 करोड़ लोग आएंगे। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी कुंभ मेले का महत्व है, क्योंकि दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण समागम इसे माना जाता है और इसमें न केवल हिंदू भक्त बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। और कुंभ मेला विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को भारतीय आध्यात्मिकता की जीवंतता का अनुभव करने और देश के समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य का पता लगाने का भी दुर्लभ अवसर देता है। इसमें वैश्विक रुचि संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब दुनिया के प्रमुख देश आते हैं तो यहाँ से कुछ सीखते हैं, कुछ उनसे हम सीखते हैं। साथ ही साथ यूनेस्को ने 2017 में अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुंभ मेला को जो है शामिल कर लिया है। उसके द्वारा कहीं न कहीं ये मान्यता ये बताती है कि कुंभ मेला एक जीवंत परंपरा है जिसको हमें संरक्षित रखने की कोशिश की जानी चाहिए। कुंभ मेले के आर्थिक पहलू के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे उम्मीद है कि 2025 कुंभ मेले से महाकुंभ 2025 से कम मतलब 2 लाख से लेके 4 लाख करोड़ तक का जो है इसमें टर्नओवर की संभावना है। और इसके जरिए जो विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो है कम से कम हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1% से अधिक का योगदान दे सकता है। और ये जो लोग आएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थानीय स्तर पर आएंगे और वो घरेलू स्तर के वहाँ के स्थानीय स्तर के भी अर्थव्यवस्था पर बढ़ाएगा। ये कैसे आंकड़ा आया? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि आयोजन में कम से कम 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे और उसका मानना है कि अगर 5,000 रुपये भी एवरेज एक व्यक्ति खर्च करेगा और कुछ आसपास के होंगे 1,000-2,000 करेंगे, कुछ विदेश से आएंगे लाखों करेंगे, कुछ लोग करोड़ों भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑन एवरेज अगर उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है अगर कि 5,000 रुपये भी खर्च लोगों ने किया और 40 करोड़ लोग आते हैं तो ओवरऑल भारत में और ऐसे आने जाने में 2 लाख करोड़ लोगों का खर्च होगा। 2 लाख करोड़ लोग खर्च करेंगे। अब जबकि और विशेषज्ञ मानते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ, कि कम से कम जो है 10,000 रुपये लोग खर्च करेंगे और इस तरह से देखा जाए तो 2 लाख से लेके 4 लाख करोड़ रुपए तक का जो है जीडीपी में योगदान होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओवरऑल इस पे जो खर्च आया है लगभग 15 से 20,000 करोड़ है और उसका दुगना तो मान लिया एवरेज अगर 10% भी जीडीपी मानेंगे तो उससे दुगना जीएसटी मान लेंगे तो उससे दुगना तो जीएसटी के कलेक्शन भी हो जाएगा। और ये जो 2 लाख करोड़ से 4 लाख का करोड़ है ना, ये अर्थव्यवस्था में 1% जीडीपी का योगदान दे सकता है। क्योंकि भारत की अगर अर्थव्यवस्था का देखा जाए अभी आज IMF पर आप चेक करेंगे तो 4,270 अरब डॉलर है और एक तरह से देखा जाए तो वो करीब 32 करोड़ है। और उसका अगर आपने देखा करीब 2 से 4 मान लें 3 करोड़ भी मानिए तो 1% जो है वो जीडीपी का हो जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 2025-26 के लिए लक्ष्य रखा है 32 लाख करोड़ और उस 32 लाख करोड़ में अगर हम 2 लाख करोड़ भी मानेंगे तो 6% से ज़्यादा हो गया और 4 लाख करोड़ हो गया तो 12% जो है हो गया। और ये कम से कम बताएगा, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। तो हमें इस पहलू को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही थी उसका विकास दर मंद हो रहा था। अभी जैसे NSO ने भी आंकड़े दिए कि 6.4% रहने के अनुमान है। इस कुंभ के कारण भी अगर 1% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो 6.4% में अगर आप 1% जोड़ भी लें तो आपको दिखाई सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो उम्मीद थी कि पिछले 3 सालों से लगातार जो 7% से ज़्यादा बढ़ रहा था उसमें कमी पहली बार 7% से कम रह जाएगा। लेकिन इस कुंभ के कारण विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं, अर्थशास्त्री उम्मीद कर रहे हैं कि वो 7% से ऊपर पुनः चली जाएगी। तो ये पूरा कुंभ और इसके सारे पहलू रहा। आइए अगला देखते हैं 2025 जनरेशन बीटा का स्वागत करने वाला वर्ष। वैसे तो कई कारणों से ये कई न्यूज़पेपर में रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आनंद महिंद्रा ने जनरेशन बीटा को कहते हैं, देखिए इसको लिखते हैं ऐसे और अंग्रेजी में बेटा और बीटा इसको बीटा कहते हैं, लिखते ऐसे हैं। और इसको बेटा को भी यही कहते हैं। अगर हिंदी में बेटा लिखा जो BETA तो बेटा हो जाएगा। तो आनंद महिंद्रा जी ने
एक भारतीय डेमोग्राफी पे कटाक्ष किया है कि ये भारतीयों के लिए बड़ा शुभ जनरेशन कह रहे हैं, उनके लिए बड़ा सटीक बैठने वाला जनरेशन आ रहा है 2025 से लेके 39, क्योंकि जिस तरह से बेटियों की संख्या कम हो रही है, जनरेशन बेटा ही होगा। और उस चीज़ के तो चलो है ही है, लेकिन इसीलिए मैंने तस्वीर में बेटी की तस्वीर डाली है कि भाई वो बेटा का कटाक्ष किए हैं तो कोई बात नहीं, हम बेटी की तस्वीर डालेंगे। लेकिन कुल मिला के ये वो बता रहा है कि 2025 के बाद से जो 2039 तक के दौरान के बच्चे पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। इसकी अवधारणा समाजशास्त्रियों ने दिया है कि एक ग्रुप होता है जो करीब एक समय ग्रुप में वो 10 से 15 साल लेते हैं, जिस दौरान तकनीकी समस्याएं, अवसर, चुनौतियाँ, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, वो कहीं ना कहीं वो उनको एक जैसे कुछ बेसिक गुणों से भरपूर कर देते हैं। तो ऐसे में उनको एक पीढ़ी माना जाता है। वैसे तो हम लोग पीढ़ी मानते हैं कि पिता पुत्र और इस तरह से, लेकिन यहाँ पे जो है उस तरह की पीढ़ियाँ मानी जाती है। और आइए देखें कि पीढ़ी क्या है। तो हम यहाँ पे 1900 से 1901 से लेके 1914 तक की पीढ़ी, जिसके ग्रेटेस्ट पीढ़ी माना जाता है, वो ग्रेट कह सकते हैं महानतम पीढ़ी माना जाता है, उससे लेके जनरेशन बीटा तक की यात्रा को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 2025 में बच्चों के लिए ये है, क्योंकि 2025 और 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा या जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। ये बच्चे क्या अभी जिस दौर में गुजर रहे हैं, भारत का चलो ठीक है, भारत और दुनिया की तरफ में क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के प्रभुत्व वाली दुनिया में रहेंगे। अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जब वो थोड़ा बड़े होंगे या जिस तरह से होंगे, तो उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी उनके लिए वास्तविकता होगी, वो उसी जो है दिशा में रहेंगे। और ये जनरेशन बीटा सततता की दिशा में या सस्टेनेबिलिटी की दिशा में अधिक काम करेगी, क्योंकि उन्हें जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट और अन्य पर्यावरणीय चिंताओं जैसी चुनौतियों से जूझती दुनिया जो है विरासत में मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि इस पीढ़ी को लेकर कुछ चिंता भी है, क्योंकि जब वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब ये रहेंगे तो इनमें क्रिएटिविटी या रचनात्मकता और पारस्परिक कौशल की कमी देखी जा सकती है। अब आइए हम समझते हैं कि जनरेशन या पीढ़ी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, पारंपरिक रूप से पीढ़ी या जनरेशन का मतलब एक ही समय पैदा हुए लोगों का समूह से है। इस शब्द को कार्ल मैनहेम ने लोकप्रिय बनाया था, जिन्होंने 1928 में पीढ़ियों की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ द जनरेशन नामक अपना एक शोध पेपर या प्रकाशित किया था। और उसने कहा था कि एक विशेष पीढ़ी के व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें उनके भौतिक स्थान, सामाजिक स्थिति, अपने समय की बड़ी बौद्धिक चर्चाओं और उनकी भागीदारी और उन पर उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अलग पहचान देने की कोशिश की। यानी किस स्थान में रहते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उस समय की क्या बड़ी समस्या है, उसके प्रति उन्होंने क्या भागीदारी की है, क्या प्रतिक्रिया दिया है, और उस आधार पे वो एक पीढ़ी जो है ये बनाने की कहते हैं कि वो उसके आधार पे एक अलग पहचान हो जाती है। समाजशास्त्रियों ने इसे कोहार्ट या पीढ़ीगत कोहार्ट कहा है। और मतलब है कि कोहार्ट से क्या होता है कि एक समयावधि के आसपास पैदा हुए लोगों के एक समूह में है, जिन्होंने एक समान ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव किया है, उस चीज को ये कहते हैं। और कुछ तो लोग कहते हैं कि ये जो जनरेशन वाली अवधारणा है, ये वाणिज्यिक पहलू के लिए या कमर्शलाइजेशन, जो कमर्शियल संस्थाएं हैं उनके लिए अपने उत्पादों के डिजाइन करने के लिए भी महत्व होती है। तो सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। अब विभिन्न जनरेशन की संपूर्ण सूची, इसमें 1901 से लेके अभी जो जनरेशन बीटा तक है उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला था ग्रेटेस्ट जनरेशन, महानतम जनरेशन, या इसे GI भी बोलते हैं। ये 1901 से लेके 1927 का समय था। और देखिए वो उस दौर की जो थी ना, 1930 की मंदी और प्रथम विश्व युद्ध, फिर उसी के बाद जो 30 के आसपास होंगे बेचारों को द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही संकट वाली स्थिति रहती है, और संकट काल के दौर में ही महान लोगों की परीक्षा होती है। ऐसे में ये जो जनरेशन था उसे कहते हैं कि इन्होंने महामंदी से लड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, और उसके आगे जो है ये काफ़ी रिसाइलेंट थे और इन्होंने बलिदान किया था। उस पीढ़ी ने सबसे ज़्यादा बलिदान खासतौर से यूरोप और वहाँ पे किया था, और इसलिए इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन, पश्चिम में ग्रेटेस्ट जनरेशन की उपाधि
1901 से 1927 को दिया जाता है। इनमें कठिनाई थी, देशभक्ति थी, सामुदायिक भावना था और इस पीढ़ी के प्रमुख गुण निस्वार्थता था, कर्तव्य और युद्ध के बाद दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता इस पीढ़ी की क्या थी, विशेषता थी ग्रेटेस्ट जनरेशन की। दूसरा था द साइलेंट जनरेशन। अब ये जनरेशन जो पैदा हुआ था वो युद्ध और विभीषिका से झेल चुका था, इसके बावजूद भी ये अनुशासित था, अनुरूपतावादी प्रवृत्तियों के लिए जाने जाता था, क्योंकि ये पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के शुरुआती चरण में था। ऐसे में लोग जो है आज्ञाकारी थे, बहुत ज्यादा वो आक्रामक, क्योंकि वो देख चुके थे ना, लड़ाई झगड़ा देख चुके थे। तो ऐसे में कड़ी मेहनत करते थे, निष्ठा के साथ रहते थे, सतर्कता को महत्व देते थे और अक्सर खुले विद्रोह या सक्रियता से दूर रहते थे। लोग अगर नागरिक अधिकार आंदोलन भी करते थे तो शांतिपूर्ण तरीके वाला जो है ये जनरेशन रहा है 28 से लेके 45 तक का दौर। उसके बाद का जनरेशन है बेबी बूमर्स। इसे माना जाता है 1946 से 1964 का दौर। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब वैश्विक स्तर पर थोड़ी स्थिरता आई, क्योंकि आबादी बहुत गिर गई थी, तो उस समय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा था वैश्विक स्तर पे और इसीलिए वो बेबी बूम हुआ था, इसलिए बेबी बूमर्स कहा जाता है। इसमें काफी आशावाद उछाल था और इस पीढ़ी को आमतौर पर आदर्शवाद और सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना वाले इस पीढ़ी के लोग, 64 के बाद के जो लोग होंगे वो इस पीढ़ी के रूप में दिखाई देंगे। और अमेरिका में इस पीढ़ी के इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं में नागरिक अधिकार आंदोलन होता है, वियतनाम युद्ध, साथ ही JF कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर और प्रभावशाली नेताओं की हत्याएं जैसे भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। भारत में एक ऐसी पीढ़ी थी जो बड़े पैमाने पर स्वतंत्र भारत में पली बढ़ी थी और देश को समाजवादी आर्थिक मॉडल उसको देखने को मिला था। देश ने अपनी सीमाओं पर युद्ध लड़े थे, 62 का जो है 65 का युद्ध लड़ा था और उद्योग का राष्ट्रीयकरण देखा था। यह पीढ़ी हरित क्रांति की शुरुआत भी देखी थी और अगले दशक में इसने देश में इमरजेंसी भी इसी पीढ़ी ने देखा था, बेबी बूमर्स पीढ़ी ने। उसके बाद आता है जनरेशन एक्स, 64 से 79। यह पीढ़ी इस विचार को आत्मसात कर गई कि कई लंबे समय से चली आई संस्थाओं को चुनौती दी जा सकती, जो अभी उसके पहले में थोड़ा बहुत था। इसमें बिल्कुल व्यवस्था के प्रति अविश्वास का प्रतिनिधित्व दिखने लगता है और वह विवाह हो या कारपोरेट रोजगार, किसी के प्रति वो अविश्वास की झलक इसमें दिखाई देने लगती है। जनरेशन एक्स आर्थिक अनिश्चितता, तलाक की बढ़ती दरों और शीत युद्ध की समाप्ति के समय में बड़ा हुआ था। इस वर्ष के पैदा हुए बच्चे अपनी स्वतंत्रता, संदेह और उद्यमशीलता के भावना के लिए जाने जाते हैं और भारत में उस विशाल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को देखने के लिए बड़ा हुआ जो देश को परिभाषित करता है। तो वही देख लीजिए 79 है, यानी जैसे ये बच्चे बड़े होंगे ना तो वो जो टर्माइल 80 से लेके जो है 2000 का जो दशक दिखा था, खासतौर से 90-92 का जो दशक था, वो दौर इसने इस जनरेशन एक्स ने झेला था। उसके बाद आता है जनरेशन वाई या मिलेनियम्स बोला जाता है, 1980 से 1995 का दशक और मैं भी इसी दशक का हूँ। तो इस पीढ़ी में वैश्विक स्तर पर इस तरह का विकास का अनुभव किया कि जिसका मुख्य कारण लगभग उसी समय तकनीक को अपनाना था। उसी समय नई नई तकनीक आई थी, एनालॉग से कंप्यूटर की तरफ आना शुरू हुआ था और यह पीढ़ी अपने पूर्ववर्तियों के तुलना में तकनीकी प्रेमी थी, साथ ही सामाजिक रूप से जागरूक भी थी। लेकिन उसी दौरान आतंकवाद अमेरिका में भी देखा गया, भारत में भी देखा गया, स्कूली हिंसा जैसी घटनाओं ने इस पीढ़ी घटनाओं को देखा और उसके कारण जो आतंकवाद और हिंसा की घटनाएं हुई, ये पीढ़ी थोड़ी ना जो है वर्तमान में जीने को प्राथमिकता जीने लगी कि यार आज में जियो, पता नहीं कल जिंदगी कल हो ना हो, फिल्में जैसी चीजें आने लगी हैं और शादी जैसे पारंपरिक जीवन के मील के पत्थर को भी टालने की कोशिश करने लगा है। उसीलिए देखेंगे दुनिया के ज्यादातर देशों में आबादी का प्रतिशत बहुत तेजी से गिरा, क्योंकि ये पीढ़ी आज में जीना और थोड़ा सा सशंकित होने लगी थी। फिर आइए जेन जेड या आईजेन पीढ़ी या आईपॉड पीढ़ी। अब आ गया था अच्छा खासा जो है 1996 से लेके 2010 का समय, जिसमें ज़्यादातर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसी दौर के हैं, कुछ आगे भी निकल गए होंगे लेकिन वो भी हैं। इन्हें जेन जेड बोला जाता है, जनरेशन जो है जेन जे बोला जाता है, जो आज का एक अच्छा खासा वर्किंग एज है। ये सबसे चर्चित पीढ़ी है। जेन जेड या जूमर्स, इन्हें जूमर्स भी बोला जाता है, आईजेन भी कहा जाता है। आज युवा वयस्कों का गठन करते हैं। यह पीढ़ी पहली पीढ़ी है जो वास्तव में डिजिटल मूल निवासी है, यानी 96 के बाद की पीढ़ी अमेरिका में और भारत में भी ये वास्तव में डिजिटल लोग हैं। डिजिटल से इनकी वास्तव में पकड़ बनी थी और मिलेनिया वालों की तो बस केवल आप कह सकते हो कि वो ना संक्रमण दौर था।
और 2007 की मंदी भी इन्होंने झेला था और ये सब व्यापक वित्तीय स्थिरता को देखा था। और इसलिए इस पीढ़ी, इसकी निरंतर ऑनलाइन उपस्थिति, जवाबदेही की खोज के बारे में बहुत कुछ कहा गया। यह पीढ़ी अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए अभी ये कहा जाने लगा कि जेन जेड में अकेलेपन की महामारी बढ़ रही है और यह पीढ़ी व्यक्तिगत विकास के अवसरों की तलाश करते हुए भी दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले अपने काम की परवाह करती है। यानी व्यक्तिगत विकास तो है, लेकिन दुनिया को जो सकारात्मक रूप से कर सकता है, अब उसके बारे में भी ये पीढ़ी ध्यान देती है। इसकी पहली पीढ़ी जो इतना परेशान थी, उसके बाद ये पीढ़ी जो है परवाह थोड़ा बहुत करने लगी है। जेन अल्फा जो 2010 या 2011 से लेके अभी 2024 तक चला है, ये माना जाता है कि अब तक की सबसे शिक्षित पीढ़ी है। सबसे युवा है, अभी 10-12 साल हो गए, 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल के लोग हैं इसमें। और यह 21वीं सदी की जन्म लेने वाली पहली पीढ़ी के रूप में है और सबसे ज़्यादा तकनीकी प्रेमी पीढ़ी ऐसे ही है। भाई हम जो हमारा बच्चा भी इसी में है, उसको अब आजकल के बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल जो हम लोग कभी सोचते थे, अब उनको एकदम इजीली उपलब्ध हो रहा है। ऐसी पीढ़ी जिसने हमेशा सोशल मीडिया के अस्तित्व वाली दुनिया को जाना है और अपने शुरुआती वर्षों में कोविड महामारी का भी अनुभव किया है। मम्मी पापा लगातार जब बच्चे का स्टेटस और वो सारा चीज़ कर रहे हैं तो बच्चा भी सीखता जा रहा है। और ये जेन अल्फा का जो है पालन पोषण भी अब एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट डिवाइस और इमरजेंसी तकनीकों की हाइपर एक्टिव दुनिया में हो रहा। भारत में नहीं, लेकिन आप अमेरिका में देखेंगे तो इसी तरह की चीज़ों से हो रहा है। और जेन अल्फा अब तक की सबसे शिक्षित पीढ़ी है, जिसका वैश्विक दृष्टिकोण तेजी से हो रहे तकनीकी और पर्यावरण परिवर्तनों से भी प्रभावित है। यह बढ़ती स्थिरता और समावेशन की दिशा में नीति और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार है जेन अल्फा। अब अंतिम में होगी कि जो जनरेशन बीटा है, यानी जो 2025 के बाद के जनरेशन को मान रहे हैं, वो कैसा जनरेशन होगा। तो देखिए ये नवीनतम पीढ़ी है और ये उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये जब बड़ा होगा ना, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख रहा है, वो उसमें हाईली जो है या एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में और दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी के और अधिक एकीकरण के प्रभुत्व वाली दुनिया में रहेगा। ऐसे में यह जिज्ञासु होगा और समावेशिता को बढ़ावा देने वाला होगा। यह पीढ़ी पर्यावरण संबंधी चुनौतियों और संभावित समाधान उनके प्रारंभिक वर्षों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे हम लोग के सामने, हम लोग की पीढ़ी के सामने था कि हम जलवायु परिवर्तन को करें या ना करें। अब तो जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, उसको लेकर इनके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए इन्हें बेहतर काम करना ही होगा, इस पीढ़ी को करना ही होगा। साथ ही में ये पीढ़ी जलवायु देखा जाए तो एक समस्या है कि ये पीढ़ी क्रिएटिविटी और पारस्परिक कौशल जैसी चीज़ों को कमी हो सकती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ों से रहेंगे तो क्रिएटिविटी की संभावना, ख़त्म होने की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। ऐसा लोग मान रहे हैं, होगा या नहीं होगा वो तो खैर बात की बात है। आइए अगले देखते हैं। जेड मोड परियोजना जो है सुरंग परियोजना और उसका देश के रणनीतिक महत्व। आज प्रधानमंत्री जी जेड मोड सुरंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे श्रीनगर में। और यह एक जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले ऑल वेदर जो रोड है, कनेक्टिविटी है, जिसमें ये जेड मोड सुरंग है और एक जोजिला सुरंग भी बन रही है। इन दोनों को का जो है कह सकते हो उसका में से पहला ये शुरुआत हो रहा है। ये 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये सुरंग है, 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है और निश्चित रूप से इसका वहाँ के लोकल इकोनॉमी पर और ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पहलू पर जो है महत्व इसका है और इसीलिए आइए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 13 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। पहले जेड मोड है क्या, तो ये कोई नाम नहीं है। जहाँ पे ये सुरंग बन रही है वहाँ पे सड़क जो है, सड़क की संरचना जेड आकार की है, इसलिए उसे जेड मोड कहा जा रहा है। ठीक है, तो बस ये जान लीजिए कि वो सड़क की संरचना वहाँ पे जेड आकार की है और वहाँ पे सुरंग बनाया जा रहा है, इसलिए उसको कहा जा रहा है। और यह श्रीनगर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि सिर्फ इसी से नहीं होगा, उसके आगे जो जोजिला सुरंग है उसको भी बनाना होगा, लेकिन भाई इसी को ना बनाओगे तो जोजिला बनाने से क्या फायदा है। तो ये जो पूरा श्रीनगर और लेह को ऑल वेदर जोड़ने वाला जो मामला है उसके लिए है, 6.5 किलोमीटर लंबी है,
2 लेन वाली सुरंग है, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और इस क्षेत्र में यात्रा को बदलने का वादा करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विकास प्राधिकरण द्वारा 2015 में शुरू किया गया था और 2400 करोड़ रुपए की लागत से ये पिछले साल ही ये पूरी हो गई है और अभी इसको जो है शुरू किया गया है। कुछ दिन पहले इसी जेड मोड प्रयोग जो है सुरंग परियोजना के पास जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास जो है आतंकवादी हमला हुआ था और देखा गया था कि पहली बार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हमला किया गया था, जब कई बिहार के उस दिन वो था संभवतः करवा चौथ का व्रत था, उसी दिन जो है कई सारे लोगों को मारा गया था। तो इसी जेड मोड सुरंग परियोजना वाले प्रोजेक्ट के साथ ही था। इसके बारे में जरा देखें तो ये जो जेड मोड सुरंग है ये गगनगीर और सोनमार्ग को जोड़ती है, क्योंकि ये दोनों ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। इसका नाम जैसे बताया जेड आकार के सड़क खंड को लेकर होता है और जिस क्षेत्र में यह सुरंग का निर्माण किया जा रहा है वह 8500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और हिमस्खलन आशंका रहती है, जिससे सर्दियों में सोनमार्ग तक जाने वाली सड़क का आवागमन असंभव हो जाता है, जबकि सोनमार्ग में बर्फबारी होती है और अगर वहाँ पे ये खुल जाएगा तो साल भर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाएगा और जो वहाँ पे लोग रहते थे, जो सर्दियों के दौरान वापस चले आते थे घाटी में इस तरह के क्षेत्र, उनको भी उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उनकी रोजगार बढ़ेगा और उनके यहाँ पे समृद्धि आएगी। साथ ही साथ ये जेड मोड जो सुरंग है उसका रणनीतिक महत्व है। देखिए भारत सरकार का जो रणनीतिक अप्रोच है उसमें एक ये भी है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें तेज़ी से बढ़ावा देना है ताकि हमारी सेनाएं जल्दी और हर समय वहाँ पे उपलब्ध हो सके। उसी के लिए सरकार जो है पूरा हिमालयी क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए काम कर रही है, खासतौर से लद्दाख में भी कर रही है। भारत चीन सीमा सड़क पहल भी उसी तरह से है। तो उसी में ऑल वेदर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होता है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी में जो इलाका भूस्खलन का हो या जहाँ पे जो है हिमस्खलन हो रहा हो या जहाँ पे हिमपात इतना हो जाए कि पूरा रास्ता बंद हो जाता हो, उन जगहों को सुरंग के जरिए, टनल के जरिए बाईपास करने की कोशिश होती ताकि हर समय वो यात्रा चल सके। और इसी तरह की जो है परियोजना जोजिला सुरंग परियोजना है श्रीनगर लेह हाईवे पे, उसी का ही एक खंड ये भी है जेड मोड सुरंग परियोजना। और ये कहीं ना कहीं और अगर देखा जाए तो वो हिमाचल में मनाली लेह मार्ग पे बरालाचा है, तांगला है, लांगचुंगलांग है। तो इस तरह से कई सारी सुरंगें जो है बनाई जा रही हैं वो ताकि वही ऑल वेदर कनेक्टिविटी दिया जा सके। जोजिला सुरंग परियोजना के बारे में अगर देखा जाए तो ये कश्मीर घाटी में सोनमर्ग को लद्दाख से द्रास से जोड़ने वाली लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर जोजिला सुरंग है। ये 2028 तक ये पूरा होने की उम्मीद है और ये सुरंगें जब पूरी तरह से अब मोह हो जाएगा फिर जोजिला हो जाएगा और इससे और या जो हिमाचल में बन रही हैं मनाली लेह राजमार्ग पे, इसके जरिए ये सुरंगें भारत के रक्षा ढांचे को मजबूत करेंगे, जिससे कारगिल और लद्दाख सेक्टरों में सैन्य आवाजाही और लॉजिस्टिक साल भर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अभी जो होता है जब जैसे सर्दियां कट गई तो वायुयान के जरिए जाया जाता है, जिससे यात्रा खर्च बढ़ता है, हमारे वायुयान का खर्च बढ़ता है, उनकी गुणवत्ता में भी कमी आती है, बार बार उनका उपयोग करना होता है। लेकिन रोड रहेगा तो रोड के जरिए आवागमन हो सकता है और निश्चित रूप से हमारी रणनीतिक जो है सुरक्षा को इससे मजबूती मिलेगी। ठीक है, आइए अब इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, चर्चा में रहे महाकुंभ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेले का सबसे पहला प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जो संदर्भ है वो पुराणों और महाभारत में मिलता है। ठीक है, ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है, तो आंसर सी है। यूनेस्को ने किस वर्ष कुंभ मेले को अपनी मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था? 2017 में किया था, इसका आंसर डी है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे जनरेशन बीटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनरेशन बीटा नवीनतम पीढ़ी है जो उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और दैनिक जीवन के प्रौद्योगिकी और उसकी अधिक एकीकरण वाली दुनिया में रहती है। ठीक है, ये तो सही बात है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पीढ़ी में रचनात्मकता और पारस्परिक कौशल की सर्वाधिक प्रगाढ़ता हो सकती है। नहीं, इसी की तो कमी रहेगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन तरह के दौर में है, तो इनकी क्रिएटिविटी और जो प्रगाढ़ता है, जो उनकी पारस्परिक कौशल है, इसमें कमी होने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए इसका आंसर केवल ये है, बी जो है दूसरा जो है गलत है। चौथा है, चर्चा में रहे निर्माणाधीन जेड मोड सुरंग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ये 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो सोनमर्ग को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले से जोड़ेगी। ठीक है, सही है ये।
यह सुरंग श्रीनगर लेह राजमार्ग के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग तक सभी मौसम में पहुंच सुनिश्चित करेगी। ठीक है, ये भी सही है। जिस क्षेत्र में सुरंग का निर्माण किया जा रहा है वो 8500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये तीनों सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी सही है, डी है। अंतिम है, चर्चा में रहे जोजिला सुरंग परियोजना के रणनीतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे साल हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है। ठीक है, इसके निर्माण से सर्दियों में सेना के अग्रिम ठिकानों तक रखरखाव एवं आपूर्ति के लिए वायुसेना पर निर्भरता कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है और इस तरह से ये आंसर इसका सी होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समय मिले तो कुंभ का भी दर्शन कराइए, क्योंकि ये सब इतिहास में, हालांकि अभी आप लोग नई पीढ़ी है, दोबारा भी आएगा, लेकिन ये कोई 144 साल बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इतना बड़ा है, तो कम से कम धार्मिक दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से ही जाके आप वहाँ पे देख लीजिए, समझिए, समाज को देखिए, दुनिया को देखिए। ठीक है, चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद।